दोस्तों, मैं फराज मलिक देश दुनिया के कुछ ताज़ा तरीन खबरें लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। बहुत सारी खबरें हैं अलग अलग टॉपिक की। वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। बहुत कम शब्दों में और आसान भाषा में बहुत सारी चीज़ें आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। थोड़ा सा भारत की राजनीति पर भी बात करेंगे। भारत की राजनीति में मुसलमानों का बहुत अहम रोल रहता है। जहाँ पर भी चुनाव आता है मुसलमानों की चर्चा ज़्यादा होती है। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और अपनी राय का इजहार भी ज़रूर करिएगा। फिलहाल गाजा की तरफ चलते हैं। गाजा के अंदर सीजफायर का प्रस्ताव अमेरिका लेकर आता है। अमेरिका जो प्रस्ताव लाता है उसमें बहुत सारी शर्तें रखी जाती हैं और वो शर्तें ऐसी होती हैं जो कहीं ना कहीं इजराइल का फेवर करती हुई दिखाई देती हैं। इसीलिए कभी भी अमेरिका के प्रस्ताव पर सीजफायर नहीं हो पाता है। अभी हाल ही में आया था पिछले हफ्ते, उस प्रस्ताव पर भी सीजफायर की बात नहीं बन पाई। अमेरिका अगर चाहे तो आज के आज सीजफायर हो सकता है। यूएनएससी यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गाजा में तत्काल बिना किसी शर्त के सीजफायर लागू करने का प्रस्ताव उठाया गया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तुरंत गाजा में सीजफायर को लेकर वोटिंग हुई। 14 सदस्य देशों ने इस पक्ष में वोट डाला। सिर्फ अकेला अमेरिका ही ऐसा रहा जिसने वीटो कर दिया। अमेरिका ने वीटो पावर का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से प्रस्ताव पास नहीं हो पाया। अमेरिका ने वीटो करते हुए यह कहा कि हम ऐसे किसी भी प्रस्ताव का समर्थन नहीं करेंगे, ऐसे किसी भी सीजफायर के फेवर में नहीं वोट करेंगे जिसमें हमास की निंदा ना की गई हो। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो प्रस्ताव आया था उसमें यह कहा गया था कि बिना किसी शर्त के गाजा में तुरंत सीजफायर होना चाहिए, लेकिन अमेरिका ने वीटो कर दिया। और उधर दूसरी तरफ अपनी शर्तों के साथ प्रस्ताव लाकर अमेरिका यह दिखाता है कि देखिए हम तो किस तरीके से सीजफायर के लिए कोशिशें कर रहे हैं। सीरिया के राष्ट्रपति अल जुलानी ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया है। आपको याद ही होगा जब बशर अल असद की सरकार को सत्ता से हटाकर ये सीरिया के अंदर आए थे तो बहुत सारे लोग शिया सुन्नी करने पर उतर आए थे। लोगों ने कहा कि देखिए वो जो बशर अल असद था वो किस तरीके से शिया होने के नाते सीरिया के अंदर सुन्नियों को मारता था। अब ये जो आया है अल जुलानी, ये कट्टर सुन्नी है। इस तरह की बातें चलना शुरू हो गई थी, लेकिन इसने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। मेरे दोस्तों, ये वो शख्स है जिसको आतंकवादी घोषित किया हुआ था अमेरिका ने, और अब उससे हाथ मिला लिया है, सारा इनाम भी हटा दिया है। अमेरिका ने दोस्ती की, अब अमेरिका ने इजराइल को भी आगे कर दिया है। अब्राहिम जो समझौता है इजराइल का, जिसके तहत बहुत सारे देश इजराइल के साथ दोस्ती करके इजराइल से रिश्ते कायम करते हैं, उस अब्राहिम समझौते में शामिल होने की बात इन जनाब ने कर दी है। सीरिया के राष्ट्रपति अल जुलानी ने कहा कि हम इजराइल के साथ शांति वार्ता करने के लिए तैयार हैं, दोस्ती करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इन्होंने कुछ अपनी शर्तें भी रखी हैं। इन्होंने कहा कि गोलान हाइट्स वाला जो एरिया है वहां पर किसी तरह की कोई नाकेबंदी नहीं की जाएगी और वहां से हमले नहीं किए जाएंगे सीरिया के ऊपर। अल जुलानी ने कहा कि सीरिया में टूरिज्म पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, टूरिज्म बढ़ाने की मांग की है। साथ ही साथ यूरोप तक एक व्यापारिक गलियारा बनाने की भी बात की है कि हम यूरोप के साथ लेन देन करेंगे, व्यापार करेंगे, तो ये कुछ शर्तें हैं, इसमें हमारी मदद करें, हम इजराइल के साथ दोस्ती करने को तैयार हैं। तो ये छोटी सी शर्तें हैं, ये तो इजराइल और अमेरिका जैसे देश मान ही लेंगे। फिलहाल कुल मिलाकर बात ये है कि जो अल जुलानी है ना, ये हमेशा से रहे इन्हीं के हैं। सीरिया में सत्ता आने के बाद इनको और ज्यादा फायदा हो गया और सत्ता परिवर्तन कराने में भी इन्हीं लोगों का हाथ है, क्योंकि सीरिया का एरिया वो है जहां से हमास को काफी मदद पहुंचती थी, हिजबुल्लाह को काफी मदद पहुंचती थी। अगर आपने एक बात नोट की हो तो जब से सीरिया के अंदर इनकी सरकार आई है तब से हिजबुल्लाह का नाम आपने नहीं सुना होगा। हिजबुल्लाह के पास शायद कुछ बचा ही नहीं है, कोई हथियार ही नहीं बचा है जो वो हमले कर सके, क्योंकि ईरान से सारा माल जाता था हिजबुल्लाह के पास सीरिया के रास्ते से, और अब सारे रास्ते बंद कर दिए इनकी सत्ता में आने के बाद। तो हिजबुल्लाह का तो नाम ही अब दूर दूर तक कहीं नहीं है, निहत्ता हो गया है हिजबुल्लाह। फिलहाल एक खबर गाजा से और आ रही है। गाजा के अंदर हमास के कब्जे में जो बंधक थे, उन बंधकों में से 2 बंधकों के शव इजरायली सेना को मिले हैं। दोनों के शवों को वापस इजराइल लेकर आया गया है। 7 अक्टूबर 2023 का जो हमला हुआ था, उस हमले में इन दोनों को भी उठाया गया था। एक की उम्र 72 साल है और दूसरे की 70 साल। दोनों के शव मिले और उनको वापस लाया गया है। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से सत्ता में आए हैं बहुत सारी विदेश यात्राएं की हैं और हमेशा बीजेपी की तरफ से एक बात कही जाती है कि इससे पहले हमारी विदेश नीति और विदेशियों के साथ
अच्छे संबंध नहीं रहे थे, लेकिन जैसे ही मोदी जी आए हैं उन्होंने दूसरे देशों के साथ अच्छे संबंध कर लिए हैं। फिलहाल एक खबर आ रही है, G7 का आपने नाम सुना होगा। G7 देशों का एक सम्मेलन हमेशा होता रहता है, हर साल होता है, और हर साल G7 देशों के सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया जाता है। G7 का मतलब साफ है कि इस संगठन में 7 देश शामिल हैं, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान, इटली, जर्मनी और कनाडा। G7 में ये 7 देश शामिल हैं। इनका हर साल सम्मेलन होता है, लेकिन इसके अलावा भी ये कुछ देशों के नेताओं को हर साल इनवाइट करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हर साल इनवाइट किया जाता था, लेकिन इस बार उनको इनवाइट नहीं किया गया है। कांग्रेस ने इस पर प्रधानमंत्री मोदी जी से पूछा है कि आखिर क्या हुआ ऐसा कि आपको इनवाइट नहीं किया गया। कांग्रेस सवाल उठा रही है कि आपकी नीति कैसी है, विदेश नीति, कि आपको इनवाइट नहीं किया गया। पिछले 6 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है, आखिर क्यों? दरअसल इस बार जो ये सम्मेलन है वो कनाडा के अल्बर्टा प्रांत में हो रहा है। हो सकता है कि इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इनवाइट ना किया गया, क्योंकि हाल ही में कनाडा और भारत के रिश्ते इतने अच्छे नहीं रहे हैं। वैसे कांग्रेस एक सवाल और उठाती है कि अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, इंडिया पाकिस्तान का जो मामला हुआ था, कोई भी देश खुलकर एकदम से भारत के साथ नहीं आया था। कांग्रेस और कई सारे सोशल मीडिया यूजर ऐसे सवाल उठाते हैं। चाइना ने पाकिस्तान का समर्थन किया, तुर्की ने पाकिस्तान का समर्थन किया, और भी कुछ देश पाकिस्तान के समर्थन में बोल रहे थे। हालांकि बाद में अब जो हमारी टीमें पहुंची हैं वहां पर, तो कुछ देशों ने अपने अपने रुख पाकिस्तान को लेकर बदल लिए हैं, जिसमें से हमारे असदुद्दीन ओवैसी भी पहुंचे थे। असदुद्दीन ओवैसी की भी काफी चर्चाएं हो रही हैं। फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी भारत का पक्ष रखकर भारत वापस आ चुके हैं। असदुद्दीन ओवैसी सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और अल्जीरिया पहुंचे थे अपने साथियों के साथ और नेताओं के साथ। असदुद्दीन ओवैसी वापस आ चुके हैं। अब उनसे बहुत सारे सवाल जवाब मीडिया के द्वारा किए जा रहे हैं। पाकिस्तान के बारे में उन्होंने बहुत सारी बातें और देशों से कही हैं। वो भी सारी बातें वो बता रहे हैं कि हमने सारे प्रूफ रख के, हमने पाकिस्तान से बात भी की थी, लेकिन पाकिस्तान फिर हमला कर देता है। बहुत सारी बातें उन्होंने कही। एक सवाल जो काफी सारे लोगों के दिमाग में है और काफी सारे लोगों की तरफ से पूछा भी जा रहा है, क्या असदुद्दीन ओवैसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कहने पर विदेशी दौरे पर गए थे भारत का पक्ष रखने? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुखालिफत, उनके खिलाफ असदुद्दीन ओवैसी अभी भी बोलते रहेंगे? इसका जवाब देते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, हम बीजेपी की मुखालिफत करते आए हैं और आखिरी दम तक करते रहेंगे। हम विदेश क्यों गए? हम क्या बीजेपी के लिए गए? क्या हम प्रधानमंत्री मोदी के लिए गए? नहीं, हम भारत देश के लिए गए। भारत की आवाज और तकलीफ को दुनिया के सामने रखने गए। हम पाकिस्तान की नापाक हरकतों को दुनिया के सामने रखने गए। किसी एक शख्स के लिए हम दूसरे देशों के दौरे पर नहीं गए। असदुद्दीन ओवैसी साफ साफ कह रहे हैं कि हम पीएम मोदी या बीजेपी के लिए नहीं गए थे, हम भारत देश के लिए गए थे। क्योंकि बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी को लेकर कि इतना बदला बदला रुख क्यों दिख रहा है असदुद्दीन ओवैसी का। ओवैसी साफ साफ कह रहे हैं कि हम अपने देश की बात रख रहे हैं, ये ना समझे कि हम बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान का जो बिलावल भुट्टो है, उसने भारत के मुसलमानों को लेकर कहा कि भारत में हर मुसलमान को शैतान की तरह दिखाया जा रहा है। इस पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बिलावल भुट्टो यूएन में जाकर बकवास करते हैं। ये लोग अपने आप को दीन का ठेकेदार समझते हैं। ना तो इनको इस्लाम के मायने आते हैं और ना ही इनको कुरान और सुन्नत की सही तालीम से आगाह हैं। अगर वो आगाह होते तो ये दहशतगर्दी को फरोख्त करते अपने मुल्क में। उनके एक वजीर आजम बेनजीर भुट्टो का आतंकियों ने कत्ल कर दिया, उसका कोई जिक्र नहीं करते कि किसने मारा उनको। फिलहाल 100 बात की एक बात यह है कि इस वक्त असदुद्दीन ओवैसी पाकिस्तान और उनके नेताओं को काफी खरी खरी सुना रहे हैं। बिहार के अंदर चुनाव आने वाला है और ऐसे में नजर एक बार फिर से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी पर टिक गई है। वैसे खबर आ रही है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता बिहार के जो हैं वो इंडिया गठबंधन में शामिल होने की इच्छा जता रहे हैं। 5 साल पहले जब बिहार के अंदर चुनाव हुआ था तो असदुद्दीन ओवैसी ने 5 सीटें जीती थी। काफी आलोचना हुई कि बी टीम बनकर आ गए बीजेपी की, 5 सीटों पर जीत हासिल की और बहुत सारी सीटों पर मुस्लिम वोट काट कर चले गए, जिस वजह से बीजेपी वहां पर सत्ता में आ गई। लेकिन दोस्तों, ये जो पार्टियां हैं ये असदुद्दीन ओवैसी को अपनी पार्टी में शामिल करती भी नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी को ये लोग ऐसा समझते हैं, अरे हम क्यों बुलाएं इनको, खुद आए ना। कभी इच्छा जताते भी हैं असदुद्दीन ओवैसी, तब भी भाव नहीं देती हैं ये पार्टियां, और जब अकेले अपने दम पर आकर वो चुनाव लड़ते हैं तो उनको वोट कटुआ और बीजेपी की बी टीम बता दिया जाता है। अब ओवैसी की पार्टी के जो नेता हैं बिहार के, वो थोड़ी सी इच्छा जता रहे हैं कि हम लड़ सकते हैं इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर,
अब ये फैसला आरजेडी को और कांग्रेस को लेना है कि ओवैसी को अपनी पार्टी में शामिल करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन अगर ओवैसी को पार्टी में शामिल नहीं करते हैं इंडिया गठबंधन में, तो एक बार फिर से वो चुनाव लड़ेंगे, और एक बार फिर से अगर वहां पर ये इंडिया गठबंधन हार जाता है तो हार का ठीकरा जो है, हार का सेहरा वो ओवैसी के सर पर डाल दिया जाएगा। अरे भाई शामिल करो ना, शामिल करो, कुछ जगहों पर उनको लड़ाओ जहां पर उनका वोट ज्यादा है, वो अपने आराम से चुनाव जीतेंगे, बाकी सीटों पर आप लोग लड़ लो। लेकिन नहीं, ओवैसी को हर कोई बीजेपी की बी टीम बता देता है। इस मामले पर आप लोगों को क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।